स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद एक दिन अचानक पैसिफिक मॉल में रमाकांत से मेरी मुलाकात हो गई। बहुत कमजोर लग रहा था। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के दिन थे। बोला मेरे लिए कुछ गर्म कपड़े, इनर्स वगैरह लेने थे। तो अमन बोला कि पापा आप भी मेरे साथ चलो, शॉपिंग के बाद डिनर करके घर वापस आ जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ मेरी बेटी थी। मैंने रमाकांत के बेटे अमन को कहा कि बेटा तुम शॉपिंग करो, मैं और रमाकांत आज यहाँ बैठकर कॉफी पियेंगे। अच्छा, थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी शॉपिंग में बिजी हो गई। उसके बाद मैंने रमाकांत से पूछा, और बता कैसा चल रहा है? इतने कमजोर लग रहे हो, बीमार हो गया? बोला तनाव रहता है, रोज परिवार में तनातनी चलती रहती है। बहुओं के साथ भला कौन खुश रह सकता है? तो मैंने तपाक से कहा, तो बेटियों के पास चला जाया करो, वहां भी रहा करो। अब बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। तो बोले मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरी तो बेटियां भी दुश्मन बनी हुई हैं। फिर बोले वंदना के साथ थोड़ा दुख बांट लेता था, वो भी अब छोटे बेटे अरुण के बच्चे होने पर गई थी। 4 महीने से वहीं बैठी है, न मालूम कब आएगी। तो मैंने कहा तुम भी चले जाते अरुण के घर। तो बोला यहाँ पोते को ट्यूशन छोड़ने कौन जाएगा, और टाइल और फिटिंग का काम कौन देखेगा? मैंने कहा हद हो गई रमाकांत कि 30,000 पेंशन होने के बाद भी दूसरों पर आश्रित हो। पूरा जीवन पहले अपने बच्चों को पालने में लगा, अब बच्चों के बच्चे पाल रही हो। अरे तुमने ठेका ले रखा है क्या? तो खींच कर बोला क्या करूं फिर मैं? अब अगर पत्नी को लेकर अलग गया और बाय द वे दोनों में से कोई बीमार पड़ गया, तो फिर आना तो बेटों के पास ही पड़ेगा ना। अच्छा, उसकी अधमरी बातों से मेरा दिल टूट गया। तभी अमन आया और बोला कि पापा आपकी वुलन शर्ट का साइज चेक करना है, आप थोड़ा शॉप के अंदर आइए। और रमाकांत बेटे के साथ नाप देने चला गया। कभी महफिलों की शान हुआ करता था रमाकांत, और कहता था कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज कितनी लाचारी की बातें कर रहा है। खैर, नाप देने के बाद वो दोबारा मेरे साथ रेस्टोरेंट में आ गया। तो मैंने पूछा क्या दिनचर्या है आपकी? बोला सुबह 7 बजे पोते को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाता हूँ, और फिर नाश्ता करने के बाद वापस लेने जाता हूँ। 4-5 दिन से बाथरूम में टाइल और नई फिटिंग्स लग रही हैं, वो भी सारा काम मैं ही देखता हूँ। बेटा बहू दोनों वर्किंग हैं, बहुत थक जाता हूँ। मैंने उसका और उसकी पत्नी वंदना का फोन लिया और फिर वो अमन के साथ चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि औलाद के आगे माता पिता कितने मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, मुझे भी डर सा लगने लगा। जल्दी जल्दी उसी वक्त गूगल में 3 स्टार 4 स्टार ओल्ड एज होम सर्च करने लगी। खैर, दूसरे दिन मैंने रमाकांत को फोन किया जब वो पोते को ट्यूशन के लिए छोड़ने जा रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। और फिर उसे छोड़ने के बाद उसने मुझे फोन किया, तो मैंने पूछ लिया पहले क्यों नहीं उठाया? तो बोला पोता मेरे फोन सुनता है और फिर अपनी माँ को बताता है।
मैंने कहा यार अजीब ठेकेदारी है। उसके बाद मैंने रमाकांत की पत्नी वंदना को फोन किया तो बड़े हंसकर बात की और पूछी, और बता कैसे याद किया। मैंने कहा अब अमन के पास कब आओगी ये बताओ। बोली बस बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। मैंने कहा अभी तो बहू भी छुट्टी पर है तो तुम्हें क्या जरूरत है अब वहां रहने की। तुझे तो 1 महीने बाद ही वापस आ जाना चाहिए था। तभी वो अचानक से फोन काट दी तो मैंने दोबारा फोन किया उसे और पूछा कि भाई क्यों काटा। तो बोले अचानक कमरे में अरुण आया था इसीलिए काट दिया। तो मैंने कहा तू बेटे से डरती है क्या। तो चुप हो गई। मैंने कहा तुझे पता भी है कि रमाकांत कितना परेशान है अमन के यहाँ। बोली क्या हुआ। मैंने कहा वो मिला था मुझे पैसिफिक मॉल में, वहीं बताया था कि वंदना का भी अब मुझसे कोई लगाव नहीं रहा। वो भी लगता है मेरे मरने का इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही चौंक कर बोली, हे भगवान मरे उनके दुश्मन। खैर उसकी सितार के तार बजाकर मैंने फोन रख दिया। 2 दिन बाद रमाकांत को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया और फिर सहूलियत देखकर फोन किया। मैंने कहा कहां से बात कर रहे हो। बोला बाथरूम से। मैंने पूछा बांके बिहारी चलोगे। तो सोचने लगा। मैंने कहा देख भाई वंदना तो तैयार है और मेरे साथ और भी 7-8 लोग हैं, हम लोग तो अक्सर जाते रहते हैं। मैंने कहा सोच लेना तू, कल बात करूंगी, परसों सुबह सुबह निकलेंगे। अच्छा। अब रमाकांत के बोलते ही उनके बेटे और बहुओं में खुसर फुसर होने लगी। दोनों बेटियों तक बात पहुंच गई कि बताओ बांके बिहारी जाएंगे ये अब। अमन की बहू बोली पापा बाथरूम में पता नहीं किससे बात कर रहे थे। उसके बाद छोटे बेटे अरुण ने बड़ी बहन को फोन किया कि बताओ मेरा बच्चा अभी 4 महीने का है और मम्मी बांके बिहारी जाने की बात कर रही है। तो बड़ी बहन ने तुरंत वंदना को फोन किया कि मम्मी आप अभी कहीं नहीं जाओगे। उसके बाद वंदना ने मुझे फोन करके बता दिया कि मेरा जाना भी मुश्किल है। अच्छा। फिर तो मैंने ठान ली कि अब मुझे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे गाड़ी लेकर मैं अरुण के घर के ओर चली गई। हॉर्न बजाया और जोर से आवाज दी, चलो वंदना और कितनी देर लगेगी। इतने में उसकी बहू स्वाति बाहर आई और बोली कि आंटी वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था ना। मैंने कहा किसने किया कैंसिल। मैंने कहा बेटा तू तो मैटरनिटी लीव पर है ना। बेशक पहला बच्चा है और अब तो 4 माह हो गए, अभी तक भी तू क्या सीख नहीं पाई कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। मैंने कहा बेटा तू तो बड़ी होशियार है और एक ही दिन की तो बात है, रात 10 बजे तक तो हम दर्शन करके वापस भी आ जाएंगे। उसके बाद बहू ने वंदना को इजाजत दे दी और वो तैयार होकर गाड़ी में आकर बैठ गई। अब हम अमन के घर के पास पहुंचे। आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रमाकांत बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में आकर पत्नी के बगल में बैठते ही वंदना को ऐसे देखने लगे मानो कोई फौजी 2 वर्ष बाद घर आकर अपनी पत्नी को देख रहा होगा। खैर हम लोग चल पड़े और फिर सारा दिन मंदिरों में घूमकर पूजा करके
खूब मस्ती की और ढेर सारी बातें की। अपने दुख साझा किए, योग, प्राणायाम और स्ट्रेस कम करने के तरीकों पर भी चर्चा की। मैंने सबको ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र दिया और कहा कि रोज सबको रुद्राक्ष वाली एक माला करनी होगी और मंत्र स्वयं भी बोलना है। मैंने बताया कि ये मंत्र नकारात्मक सोच और नकारात्मक माहौल को पनपने नहीं देता। व्यक्ति प्रेममय रहता है, रिश्तों में आकर्षण बना रहता है, धन की कभी कमी नहीं रहती। और इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि दुष्ट व्यक्ति आपके आगे टिक नहीं सकता और न ही आपको कभी नुकसान पहुंचाएगा। जीवन के अंतिम दिनों में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम होने पर यह मंत्र आपके चारों ओर एक दिव्य ऑरा सुरक्षित कर देता है और मृत्यु सरल हो जाती है। रात्रि के करीब 10:30 बजे मैंने रमाकांत और वंदना को अमन के घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद वंदना अब रमाकांत के साथ ही अमन के घर पर रहती है। उस घटना के बाद से अब लगभग 10-12 बार हम लोग और भी कई मंदिरों में होकर आ गए। अब कोई मतभेद नहीं, बराबर फोन से एक दूसरे का हाल लेते रहते हैं। प्रभु के दर्शन भी हो रहे हैं और भला अब क्या चाहिए। दोस्तों, जीवन को कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए घर के बुजुर्गों का जीवन कठिन बना देते हैं और वो बुजुर्ग कठिन जीवन जीने के साथ ही मजबूरीवश अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में रंग भर देता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम न चिन्हे कोई, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। थैंक यू।